हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम आर ओ ई यू का पार्ट सेकंड देख रहे हैं, जिसके अंदर आपसे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम एवं नियम से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो आपका पार्ट सेकंड है, ये 40 मार्क्स का है, ये आप सभी को पता है। इसका हमने चैप्टर 1 अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया, जिसने नहीं देखा वो देख लीजिए। इसके बाद हमने इसका चैप्टर सेकंड, जिसमें पार्ट 7 तक है, ये हमने इसको अपलोड कर दिया, जिसने नहीं देखा वो इसको भी देख लीजिए। फिर इसके बाद में हमने इसका चैप्टर 3 और चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर दिया है। आज हम इसका देखेंगे चैप्टर 5, ठीक है। उसके बाद हम इसका चैप्टर 6 कर लेंगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन सबको कंप्लीट करने में। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। देखिए, परीक्षा की योजनाएं एवं पाठ्यक्रम आप सभी को पता है। 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 अंक का पेपर होगा। फर्स्ट पार्ट में 80 मार्क्स, सेकंड पार्ट में 40 मार्क्स, और समय आपका 2 घंटे का, और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो इस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। ये आपका भाग का सिलेबस है, जिसके अंदर हमने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में नगर पालिकाओं का गठन और शासन देखा। फिर उसके बाद में इसका कार्य संचालन वार्ड समिति देखा। फिर उसके बाद में इसमें नगर पालिका संपत्ति देखा। आज हम इसका करेंगे नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि। तो आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ये यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अध्याय 5 में क्या दे रखा है? नगर पालिका वित्त एंड नगर पालिका निधि। तो देखो, इसमें ये बता रखा है कि नगर पालिका के पास में पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ठीक है। क्योंकि बिना पैसे के तो कोई भी नगर पालिका किस तरीके से सर्वाइव करेगी। जैसे मान लीजिए नगर पालिका है, अब इसको यहाँ पर अपने इस नगर पालिका के अंदर बहुत सारे कार्य करने होंगे, जैसे रोड, स्ट्रीट लाइट, है ना, जो भी पब्लिक वेलफेयर के काम होते हैं, ये सारे कौन देखेगा? कचरा प्रबंधन, ये सब नगर पालिका देखेगी। तो भाई इनको देखने के लिए भी पैसा तो चाहिए ना, तो वो कहाँ से आएगा? तो उसके लिए क्या होगा? राज्य वित्त आयोग क्या करेगा? रिकमेंडेशन देगा। वो पहले सबसे पहले ये देखेगा किस नगर पालिका को कितने पैसे की जरूरत है, उस हिसाब से उनको एलोकेट किए जाएंगे, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा? जो स्टेट जैसे मान लीजिए स्टेट ने टैक्सेस लगाए, बहुत सारे टैक्सेस लगा रखे हैं, कोई शुल्क, कोई फीस रिसीव करी है, या फिर कोई पथकर लगाया, रोड टैक्स लगाया, ठीक है। रोड टैक्स कौन लगाता है? रोड टैक्स ये लगाते हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने लगाई है। तो अब इससे जो पैसा आएगा, उसको दोनों के बीच में स्टेट क्या करेगा? नगर पालिकाओं के उसको अलोकेट करेगा। कुछ फंड अपने पास जितना आता है, उसका कुछ हिस्सा नगर पालिकाओं को भी देता है, जिससे वो अपने कार्य संचालन करते रहें। तो इसके बारे में रिकमेंडेशन कौन देता है? कितना पैसा दिया जाएगा, कितना नहीं, इसके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन का अलोकेशन किया जाता है, और वो इसकी रिकमेंडेशन देता है। तो उसे क्या बोलेंगे? राज्य वित्त आयोग, ठीक है। तो धारा 76 में राज्य वित्त आयोग होगा, जो राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा, ठीक है। वो एनालिसिस करेगा कि नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति किस तरीके है, और उसके बेसिस पे उनको फंड अलोकेट किए जाएंगे। अब देखिए, इसमें राज्य द्वारा कौन से ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों या फीसों के ऐसे शुद्ध आगम मतलब जो रिसीव हुए हैं, स्टेट ने जो रिसीव किया, जो राज्य और नगर पालिकाओं के बीच क्या होगा? विभाजित किया जाएगा। उनको क्या है? अलोकेट किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। ये चीज़ बता रहा है। फिर देखो, ऐसे करों, शुल्क, पथकरों और फीसों के अवधारण, ठीक है, उनको एनालिसिस करना, नगर पालिकाओं के समानुदृष्टि की जा सकेगी, या उसके द्वारा विनियोजित की जा सकेगी। राज्य की संचित निधि कौन सी होती है? कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है। स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड होगा, उसमें से अगर नगर पालिकाओं को कोई ग्रांट चाहिए, कोई अनुदान चाहिए, कोई सहायता चाहिए, तो उसके लिए नगर पालिका डिमांड कर सकती है। तो राज्य क्या करेगा? अपने कंसोलिडेटेड फंड में से नगर पालिकाओं की सहायता कर सकता है। फिर देखिए, नगर पालिका की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उद्योगों के बारे में और नगर पालिकाओं की जो वित्तीय स्थिति है, उसके हित में राज्य वित्त आयोग को निर्देश किए गए किसी भी अन्य विषय के बारे में राज्यपाल को सिफारिश करेगा, ठीक है। ये इसकी जो रिकमेंडेशन ये किसको भेजता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन, कि भैया हमने नगर पालिकाओं को इतना इतना पैसा देना है, ये चीज़ें करनी है। तो राज्य वित्त आयोग राज्यपाल को इसकी सिफारिश भेजता है कि इस नगर पालिकाओं को इतना फंड अलोकेट किया जाना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश, उस पर की गई कार्रवाई की स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी, ठीक है। जो भी रिकमेंडेशन दी है, जो भी सिफारिश करी है, किसने? स्टेट फाइनेंस कमीशन ने। तो वो राज्यपाल को देने के बाद में वो कहाँ रखी जाती है? वो विधानमंडल के सामने रखी जाती है, जहाँ पर देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली में जहाँ दोनों होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, तो दोनों के अंदर इसको प्रेजेंट किया जाता है। तो उसे विधानमंडल बोला जाता है, अगर ये दोनों हैं जिस स्टेट के अंदर, जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती हैं, तो उसे विधान मंडल बोला जाता है। और जहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, तो उसे विधान सभा बोल दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें ऐसे ध्यान रखी जाती है। अब देखिए, धारा 77 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात राज्य सरकार
कर, शुल्क, पथकरों, फीस और शुद्ध आगमों का नगर पालिकाओं को न्याय गमन करेगा। करों, शुल्कों, पथकरों, फीसों का नगर पालिकाओं को समान निर्देशन देगा। ठीक है, राज्य की संचित निधि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है उसमें से नगर पालिकाओं की सहायता करेगा, अनुदान की मंजूरी करेगा। ठीक है, नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए अपेक्षित अन्य अध्युपायों का अवधारणा करेगा। आ जाइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, धारा 78 क्या कह रही है। धारा 78 में लिखा हुआ है राज्य सरकार से वित्तीय सहायता। अब देखो नगर पालिकाएं हैं, उनको वित्तीय सहायता की तो जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कुछ भी कार्य करने हैं, कोई स्कीम को लॉन्च करना है, कोई वार्षिक विकास योजना है, उसको क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार से वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ेगी। तो नगर पालिका ऐसी वित्तीय सहायता के लिए राज्य सरकार से हेल्प ले सकती है। ये वाली बात बताइए। अजी इसको देख लेते हैं। देखिए, राज्य सरकार समय समय पर नगर पालिका को अनुदान, वित्तीय सहायता, उस रीति जिससे ऐसे अनुदान या वित्तीय सहायता का प्रयोग किया जाए के बारे में निर्देशों सहित या निर्देशों के बिना भी प्रदान कर सकती है। कि जैसे मान लीजिए राज्य सरकार क्या करेगी, जो भी फंड दे रही है तो उसमें ये निर्देश जोड़ देगी कि इस फंड का इस्तेमाल सिर्फ इसी कार्य में होगा, या फिर फंड डायरेक्ट दे देगी और उसमें कोई निर्देश नहीं देगी कि इस कार्य में होगा किस कार्य में होगा। ठीक है, राज्य सरकार ऐसे अनुदान या सहायता देने के लिए एक स्कीम कथित कर सकेगी जिसमें ऐसे अनुदान या सहायता जारी किए जाने की शर्तें सम्मिलित हो सकेंगी और इनमें उक्त प्रयोजन के लिए नगर पालिकाओं के विभिन्न वर्गों में विभाजन का उपबंध भी कर सकेंगे। जैसे मान लीजिए अब पैसा दे दिया, कई बार क्या होता है नगर पालिका सारा पैसा एक ही डिपार्टमेंट में खर्च कर देती है, एक ही जगह खर्च कर देती है, तो राज्य सरकार उसको लिमिट कर सकती है कि भैया हम जो पैसे दे रहे हैं इसको आप अलग अलग जो स्कीमें हैं अलग अलग मतलब इन शर्तों के तहत ही आपको ये पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इस तरीके से शर्तें बनाकर भी पैसे दिए जा सकते हैं। अब देखिए राज्य सरकार नगर पालिकाओं की जो वार्षिक विकास योजनाएं होती हैं, एनुअल डेवलपमेंट योजनाएं जो होती हैं, उसमें सम्मिलित किसी स्कीम की संपूर्ण या फिर भगत मतलब पार्शियली क्रियान्वयन के लिए भी अनुदान दे सकती है, या तो पूरा किसी स्कीम को पूरा फुलफिल करने के लिए या उसके किसी पार्ट को फुलफिल करने के लिए पैसा दे सकती है। अब देखिए यहाँ पे धारा 79 क्या करिए, नगर पालिका निधि। अब इसमें क्या पढ़ेंगे अपन, नगर पालिका की निधि के नाम से क्या हुआ, एक फंड बनाया जाएगा जिसमें जितना भी नगर पालिका के द्वारा पैसा रिसीव किया जाता है उस फंड के अंदर पैसा इकट्ठा किया जाएगा और जब नगर पालिका को जरूरत होगी उस फंड में से वो पैसा निकाल कर खर्च कर सकती है। ठीक है, नगर पालिका निधि के नाम से एक निधि होगी जिसे नगर पालिका द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए न्यासता मतलब ट्रस्टीशिप धारित किया जाएगा और इस अधिनियम के अधीन वसूल करने योग्य समस्त धन या फिर नगर पालिका द्वारा अन्यथा प्राप्त समस्त धन उसमें जमा किया जाएगा। अब देखिए ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार से नियमित जारी करे नगर पालिका की जो प्राप्तियां होती है, जो भी रिसीप्ट होते हैं, जो व्यय होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसे लेखा शीट्स जिनमें जल निकास, मल वहन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहा है, सड़क विकास, रख रखाव, गंदी बस्ती सेवाएं, वाणिज्यिक परियोजनाएं सम्मिलित हैं और अन्य लेखा शीट्स जो विहित किए जाएं तथा साधारण लेखा शीट्स के अंतर्गत ऐसी रीति से और ऐसे प्रारूप जो विहित किए जाएं रखे जाएंगे ताकि इस अधिनियम के अधीन उपयोगिता प्रभारों का अधिरोपण और किसी भी सहायक प्रतिवेदन की तैयारी सुकुर की जा सके, है ना। जो उसको मतलब अगर इस तरीके के कोई कार्य करने हैं इनसे रिलेटेड तो इसके लिए अगर फंड की ज़रूरत है तो वो यहाँ से फंड लेकर इन चीज़ों में इन सेक्टर्स में उसको इस्तेमाल किया जा सके। अब देखिए स्पष्टीकरण, इस धारा के प्रयोजन के लिए वाणिज्यिक परियोजनाओं, ठीक है, कॉमर्शियल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसकी बात कर रहा है, नगर पालिका बाजार विकास परियोजनाएं, संपत्ति विकास परियोजनाएं, वाणिज्य प्रकृति की ऐसी अन्य परियोजनाएं जो नगर पालिका द्वारा समय समय पे विनिर्देश की जाए सम्मिलित होंगी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो जनरल प्रोजेक्ट्स हैं उसके साथ में कॉमर्शियल प्रोजेक्ट भी इंक्लूड किए जाएंगे समय समय पर। उपधारा 2 के अधीन विनिर्देश प्रत्येक लेखा शीर्ष राजस्व लेखा और पूंजी लेखा में विभाजित किया जाएगा। ठीक है, राजस्व लेखा कौन सा होता है, रेवेन्यू अकाउंट, और पूंजी लेखा होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट कौन सा होता है, फिक्स असेट्स जिसके अंदर होती हैं। रेवेन्यू अकाउंट्स कौन से होता है, जिसके अंदर जैसे मान लीजिए एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर आ जाते हैं। विभाजित किया जाएगा और प्राप्तियों और व्ययों की समस्त मदों को ऐसे राजस्व लेखा, ठीक है, जो भी रिसीप्ट होंगे, जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो किस में चलेगा, राजस्व लेखा या स्थगित पूंजी लेखा के अधीन समुचित रूप से रखा जाएगा। पूंजी लेखा होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बोलेगा, इसके अंदर क्या है, फिक्स एसेट्स होती है, कैपिटल होता है, फर्नीचर होती है जो मतलब फिक्स्ड रहती है। ठीक है, राजस्व लेखा क्या होता है, ये फ्लक्चुएट होता रहता है, जैसे किसी महीने में कम एक्सपेंडिचर हुआ या किसी में ज़्यादा हो गया या फिर किसी में कम इनकम हुई या किसी में ज़्यादा इनकम हुई, तो जो फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगी वो राजस्व लेखा में चला जाएगा। ठीक है,
नगर पालिका निधि का उपयोग। अब देखो नगर पालिका निधि का उपयोग किस तरीके से करा जाएगा। नगर पालिका निधि में समय समय पर जमा किए गए धन का उपयोग इस अधिनियम और तदरीज बनाए गए नियमों उप विधियों के प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक समस्त राशियों, प्रभारों और लागतों के संदाय के लिए तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अधीन नगर पालिका निधि में से संदेय समस्त राशियों के संदेय के लिए किया जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, धारा 81 क्या कह रही है। धारा 81 में लिखा हुआ है कि नगर पालिका निधि में से तब तक संदाय नहीं किया जाएगा, है ना, तब तक पैसा नहीं निकाला जाएगा जब तक कि वह बजट अनुदान में समाविष्ट नहीं हो। ठीक है, तो इस चीज़ से ये समझ में आता है कि जब तक है ना बजट अनुदान में, बजट में इस चीज़ को मेंशन नहीं किया जाएगा कि इस फैक्टर में ये पैसा खर्च किया जाएगा, तब तक उस फैक्टर में पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। ठीक है, परंतु इसके अंदर भी हमें कुछ अपवाद मिलेंगे कि यहाँ पैसा खर्च किया जा सकता है। तो पहला सबसे पॉइंट क्या देखना है, जो बजट अनुदान में दे रखा है वहीं पैसा खर्च होगा। ठीक है, फिर देखिए कहाँ पैसा एक्स्ट्रा खर्च किया जा सकता है बजट के अलावा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे मान लीजिए निम्नलिखित मामलों में किसी संदाय पर लागू नहीं होगा, मतलब ये वाला ऊपर वाला फैक्टर। तो ये कब लागू नहीं होगा कि जब जैसे मान लीजिए कोई कर है, कोई अन्य धन है ना, उसकी पेमेंट करनी है, उसको प्रतिदाय करना है, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा प्राधिकृत किया गया है, परंतु उसको बजट में मेंशन नहीं कर पाए, परंतु यहाँ पे जो टैक्सेस हैं वो तो पे करने ही पड़ेंगे ना, तो उनको पे किया जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है जैसे कोई संविदाकार है ना, कोई अन्य व्यक्ति से संबंधित है, जहाँ पर क्या है नगर पालिका द्वारा भूल वंश संग्रहित कोई पैसा है ना, अगर ले लिया गया है तो उसको वापस से पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली बात कह रहा है। फिर यहाँ पर कह रहा है राज्य सरकार द्वारा लोकहित में तत्काल अपेक्षित, अगर जैसे मान लीजिए राज्य सरकार द्वारा अगर लोकहित पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई पैसा खर्च करना है तो यहाँ पे पैसा खर्च किया जा सकता है नगर पालिका के द्वारा। जैसे मान लीजिए कोई खतरनाक रोग है कि फैलने पर, या फिर प्राकृतिक नेचुरल प्रौद्योगिक खतरे को होने पर, या किसी अन्य आवश्यक मामले में नगर पालिका द्वारा विशेष उपायों पर उपगत व्यय। ठीक है, तो कोई और एक्सपेंसेस खर्चे करने हैं, कोई मान लीजिए कोई एपिडेमिक, कोई बीमारी फैल रही है, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है, कोई प्रौद्योगिक कोई इंडस्ट्रियल डिजास्टर हो गया, तब आप यहाँ से पैसा खर्च कर सकते हैं। आपको बजट अनुदान मतलब बजट में उस चीज़ को मेंशन ना होते हुए आप यहाँ से पैसा खर्च किया जा सकता है। इस अधिनियम में तदरीज बनाए गए नियम उप विधियों के अधीन प्रतिकार के रूप में संदाय राशियाँ। देखिए इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित कोई कार्रवाई करने में नगर पालिका के विफल होने पर राज्य सरकार के आदेशों के अधीन या फिर तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अधीन नगर पालिका के विरुद्ध किसी सिविल या फिर दंडिक, है ना, सिविल कौन सी होती है, सिविलियन कोर्ट, और दंडिक होती है मतलब जो बोलते हैं ना क्रिमिनल कोड। ठीक है, सिविल या फिर क्रिमिनल कोड की डिग्री या आदेश के अधीन हो, किसी दावे वाद अन्य विधिक कार्रवाई के समझौते के अधीन हो, नगर पालिका की संपत्ति का मानव जीवन के को हुए अचानक भय खतरे को टालने के लिए किसी नगर पालिका प्राधिकारी द्वारा तुरंत कोई कार्रवाई करी गई है, तो इस तरीके जो कार्रवाई करी जाएंगी तो उसमें जो पैसा बजट अनुदान में ना होते हुए भी खर्च किया जा सकता है। एक बार थोड़ा सा 1-2 बार इसको देख लेना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में ही स्टेटमेंट में से ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं ना। वेतन और मजदूरी के मदे और संदाय राशियाँ। ठीक है, कोई वेतन, कोई किसी की पेमेंट करनी है, किसी की सैलरी देनी है, किसी को मजदूरी की पेमेंट करनी है। ठीक है, तो वो यहाँ से पे की जा सकती है। ऐसे अन्य मामले जिन्हें उप विधियों द्वारा अवधारित किया जाए। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है धारा 82, लोक हित में, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर में कोई तत्काल अपेक्षित बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इस तरह के कार्यों के लिए नगर पालिका निधि में से अस्थायी संदाय मतलब टेम्परेरी प्रोविजन किए जा सकते हैं, पैसा खर्च किया जा सकता है। ठीक है, आ जाइए मैं इसको भी पढ़ देता हूँ आपके लिए। देखिए राज्य सरकार द्वारा लिखित अध्यापेक्षा, ठीक है, पर नगर पालिका किसी भी समय मुख्य नगर पालिका अधिकारी से ऐसे किसी कार्य के निष्पादन की जिसे राज्य सरकार ने लोकहित में, ठीक है, तत्काल अपेक्षित सकर्म के रूप में प्रमाणित किया हो, और इस प्रयोजन के लिए ऐसे कार्य के लिए नगर पालिका निधि में संदाय की जहाँ तक कि ऐसा संदाय नगर पालिका के नियमित कार्य में किसी असम्यक हस्तक्षेप के बिना किया जा सकता हो, तो ऐसी अपेक्षा की जा सकती है कि यहाँ नगर पालिका उस पर फंड पैसा खर्च कर सकती है। ठीक है, इस प्रकार निष्पादित समस्त कार्यों की लागत और ऐसे कार्यों के निष्पादन के लिए अनुपातिक प्रोपोर्शनल स्थापन प्रभार राज्य सरकार द्वारा संदाय किए जाएंगे और नगर पालिका निधि में जमा किए जाएंगे। अब यहाँ देखिए धारा 83, नगर पालिका की सीमाओं के बाहर व्यय उपगत करने की शक्ति। अब जैसे मान लीजिए कोई नगर पालिका की सीमा है, इसके बाहर भी क्या है, यहाँ प्रोविजन किए जा सकते हैं, खर्च किए जा सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी डेवलपमेंट के कार्य किए जा सकते हैं। देखो इस अध्याय के अंतर्दृष्टि किसी बात को होने पर भी अधिनियम के प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए नगर पालिका राज्य
सरकार के अनुमोदन से नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के बाहर नगरपालिका के मुख्य कृत्यों से संबंधित भौतिक अस्थियों का सृजन करने और रख रखाव के लिए ऐसे नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के बाहर खर्चे कर सकती है, व्यय कर सकती है, व्यय उपगत किया जाना प्राधिकृत कर सकती है। ठीक है, आज ये धारा 84 देखते हैं, विशिष्ट प्रयोजन के लिए नगरपालिका निधि का अन्य उपयोग। अब देखो विशिष्ट स्पेशल कोई प्रोविजन है उसको फुलफिल करने के लिए नगरपालिका निधि से यहाँ से पैसा खर्च किया जा रहा है। इस अध्याय में अन्यंत्र अंत्येष्टि किसी बात के होने पर भी राज्य सरकार आदेश द्वारा नगरपालिका से नगरपालिका निधि से किसी विशिष्ट भाग को, ठीक है, कोई स्पेशल कोई कार्य है उसको पूरा करने के लिए या किसी विशिष्ट अनुदान या उसके भाग को या किसी लेखा शीट्स के अधीन प्राप्ति के किसी मद या उसके किसी प्रतिशत को या इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका को समानुदेशित करों, शुल्कों, जुर्मानों से भिन्न नगरपालिकाओं द्वारा प्राप्त करके किसी अंश या उसके किसी भाग को नगरपालिका कृत्यों से संबंधित किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए अन्य रूप से उपयोग में लेने के लिए चिन्हित करने की अपेक्षा कर सकेगी और तदनुसार कार्य करना नगरपालिका का कर्तव्य होगा। राज्य सरकार उपधारा 1 के प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न वर्गों की नगरपालिकाओं के लिए नियम बना सकेगी। अब देखिए धारा 85 में क्या दे रखा है, लेखाओं का प्रचालन। ठीक है, लेखाओं जो अकाउंटिंग है वो किस तरीके से इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए नगरपालिका निधि से संदाय ऐसी रीति से किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में विहित हो, उसी से इनकी अकाउंटिंग की जाएगी। अब देखिए अधिशेष धन का विनिधान। ठीक है, जो शेष रिमेनिंग है, जो बच गया शेष, उस पैसे का क्या किया जाएगा, उस पैसे का देखो यहाँ पे किया जाएगा नगरपालिका निधि लेखा शेष में किसी भी जमा अधिशेष धन या नगरपालिका द्वारा अधिनियम के प्रयोजन के लिए या तो तुरंत ही या शीघ्र ही उपयोग में लिए जाने की आवश्यकता नहीं हो, नगरपालिका द्वारा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार नगरपालिका निधि के किसी अन्य लेखा शीट्स में या तो पूरी तरीके से जो पूरा पैसा है वो किसी और लेखा शीट्स में उसको जमा कर देगी या फिर उसके किसी भाग में उसको जमा किया जा सकता है, भागता आंतरिक किए जा सकेंगे। परंतु नगरपालिका निधि के वाणिज्यिक परियोजनाएं लेखा, ठीक है, जो नगरपालिका की जो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स होंगे तो उसमें जमा ऐसे अधिशेष धन नगरपालिका निधि के सामान्य लेखा में अंतरित नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, जो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट का पैसा होगा उसे जनरल अकाउंटिंग प्रोजेक्ट्स में खर्च नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऐसे अधिशेष को, अब देखो ऐसे अधिशेष धन को जिसको उपधारा 1 के अधीन अंतरित नहीं किया गया है राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित लोक प्रतिभूतियों या फिर लघु बचत स्कीमों में विनियोजित किया जा सकता है। ठीक है, जो पैसा कहीं खर्च नहीं किया गया, अंतरित नहीं किया गया, राज्य सरकार की अनुमोदित, ठीक है, अगर कोई लोक प्रतिभूतियां हैं, कोई लघु स्मॉल सेविंग अकाउंट्स हैं, ठीक है, तो उनमें इस तरह के पैसे को खर्च किया, मतलब इन्वेस्ट किया जा सकता है, विनियोजित किया जा सकता है। खर्च नहीं कर रहे हैं, विनियोजित कर रहे हैं, मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे अनुसूचित बैंकों, ठीक है, कौन सी शेड्यूल बैंकों में नगरपालिका द्वारा अवधारित किए गए जाए ब्याज पर जमा कराया जा सकता है। तो कौन सी बैंक होंगी, शेड्यूल बैंक। तो देखिए ये पैसा कहाँ जमा कराया जाएगा, शेड्यूल बैंक में जमा कराया जाएगा। यथापूर्वक विधिविधान से उपभूत लाभ या हानि, अगर जैसे मान लीजिए कोई प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है तो यदि कोई कुछ भी होता है इन दोनों में से तो उसे खाते में जिसमें ऐसा लाभ या हानि संबंधित है जमा या फिर स्थगित विकलित किया जाएगा। ठीक है, उसमें मतलब ये डिपॉजिट कर देंगे, अगर प्रॉफिट होगा लॉस होगा तो उसमें से निकाला जाएगा। ठीक है, नगरपालिका का बजट प्रकलन तैयार करना। अब देखो नगरपालिका बजट प्रकलन किस तरीके से तैयार करती है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी है, प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी, ठीक है, कौन सी जनवरी, 15 जनवरी से पहले वित्तीय वर्ष के लिए एक बजट प्रकलन पेश करेगा। ठीक है, 15 जनवरी डेट याद रखनी है, 15 जनवरी। ठीक है, हर साल 15 जनवरी से पहले, बिफोर, ये याद रखना, बिफोर 15 जनवरी हर साल मुख्य नगरपालिका अधिकारी क्या पेश करेगा, वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रकलन पेश करेगा 15 जनवरी से पहले। अब देखिए नगरपालिका की स्थापना अनुसूची तैयार करेगा और ऐसे बजट प्रकलन, बजट एस्टीमेट, प्रकलन क्या होते हैं, एस्टीमेट्स होते हैं कि भाई पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा। ये हमारी मान लीजिए ये हमारे रिसीप्ट होंगे और ये हमारी एक्सपेंडिचर्स होंगे, तो ये सब बजट प्रकलन, बजट एस्टीमेट्स में प्रिपेयर किए जाते हैं कि कहाँ हमें खर्चा करना है, कहाँ से हम पैसा रिसीव करेंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा, वास्तविक आय और व्यय का प्रकलन मतलब एस्टीमेट तैयार किया जाएगा। अब देखो धारा 4 और 79 की जो उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बजट प्रकलन विभिन्न लेखा शीर्षों के संबंध में नगर पालिका की प्राप्त की जाने वाली आय और उपगत किए जाने वाले व्यय को पृथक पृथक वर्णित करेगा। तो जो रिसीप्ट है उनको अलग शो किया जाएगा और जो एक्सपेंडिचर्स है उनको अलग शो किया जाएगा।
परंतु राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना बजट में निम्नलिखित के संबंध में कोई प्रस्ताव सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो देखिए कौन कौन से, जैसे नए पद के सृजन या फिर रिक्त पदों के भरने, है ना, ये बजट प्रकलन में सम्मिलित नहीं कर सकते। ये राज्य सरकार का हमें क्या है, पूर्व अनुमोदन चाहिए, इसकी मंजूरी चाहिए, तभी ये आगे पेश किए जा सकते हैं। जैसे कोई नए पद का सृजन करना हो, या फिर कोई पद को खाली करना हो, या फिर नए यान या का क्रय करना हो, स्थावर संपत्ति का क्रय करना हो, स्थावर मतलब फिक्स असेट परचेज करनी हो, किसी प्राइवेट संस्था या फिर व्यक्ति को कोई ग्रांट्स देने, अनुदान देने हैं, किसी अन्य मामले के लिए जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट किए जाएं, तो इस तरीके का अगर कोई प्रोविजंस है तो इनके लिए पहले हमें किसकी मंजूरी चाहिए, राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए। बजट प्रकलन उन दरों को वर्णित करेगा जिस पर अगले वर्ष में नगर पालिका द्वारा विभिन्न कर, अधिभार, उपकर और फीस उद्ग्रहित की जाएंगी। बजट प्रकलन अगले वर्ष के दौरान उधार के रूप में ली जाने वाली धनराशि को वर्णित करेगा। अब देखिए अध्यक्ष ऐसी तारीख को, ठीक है, पिछले अपन ने क्या पढ़ा था, जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है वो बजट एस्टीमेट प्रिपेयर करता है, ठीक है, कब, 15 तारीख से पहले, 15 जनवरी से पहले, फिर 31 जनवरी से पहले ये जो अध्यक्ष, जो उसने मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने जो बजट एस्टीमेट बनाया है वो अध्यक्ष के पास चला जाएगा। अब अध्यक्ष क्या करेगा, इसे प्रेजेंट करेगा, कहाँ प्रेजेंट करेगा, नगर पालिका के बजट को प्रकलन प्रस्तुत करेगा, इसका बजट प्रेजेंट करेगा, ठीक है, और फिर ये 15 फरवरी से पहले नगर पालिका द्वारा इसे पारित कर दिया जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा डेट याद रखनी है, 15 जनवरी, 15 जनवरी को मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ठीक है, और फिर 31 जनवरी, 31 जैन से पहले कौन, अध्यक्ष, हेड, ठीक है, जो भी हेड होगा वो क्या करेगा, इसको प्रेजेंट करेगा। और 15 ठीक है, 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच की बात है, तो 15 फरवरी को इसको नगर पालिका द्वारा क्या है, पारित कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस ऑर्डर को याद रख सकते हैं, 15 जनवरी, 31 जनवरी एंड देन 15 फरवरी। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आप ध्यान रखें। बजट प्रकलन के प्रारूप में और ऐसी रीति से तैयार, प्रस्तुत और अंगीकृत किया जाएगा जो ऐसे मामलों के लिए उपबंध करेगा जो विहित किए जाए। धारा 74 की उपधारा 1 के अधीन तैयार की गई वार्षिक तालिका और धारा 150 की उपधारा 1 के अधीन तैयार किया गया विवरण बजट प्रकलन के साथ संग्रह किया जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, धारा 88 इसमें क्या कर रखा है, नगर पालिका के बजट प्रकलन की मंजूरी, ठीक है। तो जो बजट प्रकलन है उसको किस तरीके से मंजूर किया जाएगा, कैसे कौन करेगा, तो आ जाइए इसको देखते हैं। देखो, नगर पालिका बजट प्रकलन पर विचार करेगी और प्रत्येक वर्ष की फरवरी की 15 तारीख याद रखनी है, हर वर्ष की 15 तारीख तक नगर पालिका क्या करेगी, 15 फरवरी, इसको याद रख लीजिए, 15 फरवरी तक नगर पालिका ऐसे बजट प्रकलन को पास करेगी, ठीक है। ऐसे परिवर्तनों के साथ उन्हें वह आवश्यक समझे आगामी वर्ष के लिए बजट प्रकलन को अंगीकार करेगी, उसको पास कर देगी, ठीक है। उसकी प्रति एक तो निर्देशक स्थानीय निकाय के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी, और यदि बजट प्रकरणों पर विचार करने के पश्चात राज्य सरकार की अगर ये राय होती है कि वह नगर पालिका के हित में बजट प्रकरणों में कुछ परिवर्तन करने जरूरी है, तो वो ऐसे परिवर्तनों सहित नगर पालिका को निर्देश दे सकती है, और नगर पालिका के लिए ऐसे निर्देश क्या हो जाएंगे, बाध्यकारी हो जाएंगे, मैंडेटरी हो जाएंगे कि नगर पालिका को ऐसे निर्देशों को फॉलो करना जरूरी है। अब देखिए, जहां कोई नगर पालिका उपधारा 1 के उपबंधों के अनुसार बजट प्रकलन पारित करने में क्या हो जाती है, विफल हो जाती है, फेल हो जाती है, ठीक है। अब कोई नगर पालिका बजट प्रकरणों को पास करने में फेल हो गई, तब क्या होगा, तब ऐसा होगा कि उसी महीने की जो 28 फरवरी होगी, कौन सी, 28 फेब, ठीक है, 28 फेब तक मुख्य नगर पालिका अधिकारी क्या करेगा, वापस से बजट प्रेजेंट करके उसको पास करवाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ है। राज्य सरकार बजट प्रकरणों के उपांतरणों सहित या उसके बिना अनुमोदित करेगी और उन्हें नगर पालिका द्वारा पारित समझा हुआ जाएगा, ठीक है। 28 फरवरी तक अगर जैसे राज्य सरकार के सामने मुख्य नगर पालिका अधिकारी ये बजट दोबारा से प्रेजेंट करता है, अगर फेल हो गया तो अब यहाँ पे क्या होगा, राज्य सरकार उसमें कुछ भी उपांतरण करना चाहती है तो वो कर देगी, और उसके बिना ही उसको क्या है, नगर पालिका द्वारा पारित समझा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, नगर पालिका निधियों में से किसी व्यय के संबंध में, ठीक है, यहाँ पर नगर पालिका निधियों में से किसी व्यय, कोई एक्सपेंस के संबंध में कोई कार्य, आदेश, मंजूरी, अनुमोदित बजट समुचित उपबंध के बिना ऐसे मामलों में जहां राज्य सरकार से विनिर्देश रूप से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है या इसके बिना ही अनुमोदित कर दी गई है, तो अब मान लीजिए ये सारे अनुमोदन या पैसा खर्च करने के लिए कोई उल्लंघन होता है,
ठीक है, कोई उल्लंघन कर दिया, किसी ने कोई जो नगर पालिका एक्ट है उसके किसी आर्टिकल का उल्लंघन करा है और इस तरीके से उन्होंने कोई अनुमोदन कर दिया है बजट से रिलेटेड, तो यहाँ पर क्या होगा, जो अध्यक्ष होगा, जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी होगा, या ऐसा कार्य आदेश मंजूर जारी करने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी होगा। तो अब जो एक्सपेंसेस किए गए हैं संयुक्त, कंबाइंडली या अलग अलग, तो इनके लिए क्या है, ये रेस्पॉन्सिबल होंगे, उत्तरदायी होंगे, वह उनसे वसूलिए होंगे। ठीक है, इन्होंने क्या है, कानून का उल्लंघन करते हुए नगर पालिका के एक्ट का और इस तरीके से कोई बजट अनुदान ग्रांट दे दिए हैं, ज्वाइंटली दिए हैं, इंडिविजुअली दिए हैं, अलग अलग दिए हैं, तो उस तरीके से उसी बेसिस पर इनसे वसूली होगा, इनको दंड नहीं होगा एक तरीके से। ठीक है, ये वाली बात कर रहा है। धारा 89 बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति। अब देखो, बजट अनुदान जो बजट ग्रांट है इनको चेंज करने की शक्ति रहेगी। नगर पालिका किसी वित्तीय वर्ष के दौरान समय समय पर किसी भी शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम को क्या है, बढ़ा सकती है, कम कर सकती है। ठीक है, किसी और खाते में डलवा सकती है, किसी और जगह अंतरण कर सकती है, तो ऐसे कार्य करने की इनको अनुमति रहेगी। आज ये देख लीजिए, उस वक्त के दौरान किसी विशेष या अप्रत्याशित आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, प्रयोजन के लिए अतिरिक्त बजट अनुदान कर सकेगी, या फिर एक शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम को अन्य किसी शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम में क्या करेगी, अंतरित कर दिया जाएगा, या किसी शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम को क्या है, घटा सकेगी। जैसे यहाँ बढ़ाया है वैसे यहाँ पे घटा भी सकेगी। परंतु वित्तीय समिति, यहाँ पर एक थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसे किसी भी कार्य को करने के लिए इसको किसकी जरूरत पड़ेगी, वित्तीय समिति की सिफारिश की जरूरत पड़ेगी। इसके बिना इस तरह के कार्य नहीं किए जाएंगे। ठीक है, आ जाइए। ये स्टूडेंट धारा 89 का क्या कह रही है, नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवाएं, नगरीय गरीब होते हैं, अर्बन पुअर्स होते हैं, आधारभूत सर्विसेज क्या होती है, बेसिक सर्विसेज होती हैं, जिसके लिए हम क्या करेंगे, एक निधि का गठन करेंगे। हम नहीं करेंगे, मतलब नगरपालिका एक निधि का गठन करेगी। प्रत्येक नगरपालिका के भीतर गंदी बस्तियों, निवासियों सहित नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि नाम से एक क्या है, निधि का गठन किया जाएगा, एक फंड का गठन किया जाएगा। इसमें से जो अर्बन पुअर्स हैं उनको इसमें से जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके। ठीक है, ऐसा प्रतिशत कितना प्रतिशत, जो 25% से कम नहीं होगा। जो जैसे मान लीजिए नगर पालिका का जो वार्षिक बजट है उसका 25%, कम से कम 25% किसके लिए खर्च होगा, नगरीय गरीबों के लिए खर्च होगा। ठीक है, जो किसी नगर पालिका के वार्षिक बजट अनुदान के 25% से कम ना हो, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाए। नगर पालिका के भीतर गंदी बस्तियों के निवासियों सहित नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए चिन्हित होगा और अन्य रूप से उसी के लिए उपयोग में लिया जाएगा। और ऐसी कोई रकम जो चालू वर्ष में अप्रयुक्त रह जाती है तो उसका क्या होगा, व्यापगत नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, उसे निधि में जमा किया जाएगी और आगामी वर्ष में उस बजट के बजट अनुदानों के अतिरिक्त उपयोग में लिया जाएगा। ठीक है, 25% है, और जैसे मान लीजिए इसका 10% ही खर्च हुआ तो 15% नेक्स्ट पीरियड के बजट के लिए चली जाएगी। ठीक है, अतिरिक्त चली जाएगी, नेक्स्ट पीरियड में 25 + 15 खर्च करना होगा, इस तरीके से बता रहा है। ठीक है, निधि में निम्नलिखित नगरपालिका बजट संसाधनों में आवंटन किया जाएगा, अर्थात नगरपालिका के स्वयं राजस्व स्रोत जैसे कि कर, फीस, उपभोक्ता प्रभार, किराया इत्यादि, समान उद्देशित राजस्व, केंद्रीय राज्य वित्त आयोग से आवंटन और अंतर सरकारी अंतरण, गरीबों के लिए सेवाओं के लिए व्यष्टि संगठनों और अन्य दानदाताओं से नकद या वस्तुओं के अभिदाय या दान। ठीक है, बाहरी रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से अनुदान, नगरपालिका आस्तियों का विक्रय, अन्य स्रोतों जो नगरपालिका द्वारा अवधारित किए जाएं। निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गए पृथक बैंक खाते में रखी जाएगी जिसे नगरीय गरीबों के आधारभूत सेवा निधि के नाम से जाना जाएगा। निधि लेखा के प्रचालन के लिए राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा निर्देशिका के अनुसार विस्तृत लेखा शीर्ष सहित लेखा पृथक प्राथमिक पुस्तकें संधारित की जाएंगी। नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निधियों का आवंटन और इसके उपयोग का ब्यौरा रखा जाएगा और पूर्व वर्ष के तत्संबंधी आंकड़ों के साथ साथ नगरपालिका बजट के साथ संकलन किया जाएगा। इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय नगरपालिका निधि के प्रचालन और उसके लेखा और लेखा परीक्षा से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित इस धारा के अधीन गठित निधि पर लागू होंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें स्पष्टीकरण दे रखा है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए जो ये ऊपर अपन ने धारा पढ़ी है ये वाली, नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि का गठन। ठीक है, तो इसके प्रयोजन के लिए जैसे मान लीजिए अब नगरपालिका द्वारा प्राप्त कोई ऐसा अनुदान है, अभिदान है जो अन्य नाम से जाना जाए, जो किसी और नाम से जाना जाता है। ठीक है, अन्य रूप से गंदी बस्तियों के क्षेत्र के विकास के लिए आया है, तो उसे अपन इस
एक्ट के अंदर नहीं इंक्लूड करेंगे। ये वाली बात कह रहा है, ये अलग रहेगा और वो एक्ट के प्रोविजंस अलग रहेंगे, कहने की बात ये है, ठीक है। तो यहाँ पर चिन्हित निधियों का भाग नहीं होगा, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं इसको। उपयुक्त चिन्हित निधियों का भाग नहीं होगा, मतलब ये जो पैसा है अदर से जो पैसा मिला है, जो ग्रांट मिले हैं, अभिदान मिले हैं ऐसे नगर पालिका के लिए, जो ऐसी गंदी बस्तियों के क्षेत्र के विकास के लिए पैसा आया था, तो अपन उसको इस फंड का भाग नहीं मानेंगे, ठीक है। आधारभूत सेवाओं में जल प्रदाय, जैसे आधारभूत सेवाओं में जैसे पानी का अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, नल निकास, मलवाहन, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़कों को जोड़ना, मार्गों का प्रकाश, ठीक है, मार्गों में जो स्ट्रीट लाइट लगाई जाती है, सार्वजनिक उद्यान, खेल के मैदान, सामुदायिक जीवन केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पूर्व प्राथमिक शिक्षा और निर्धनों के लिए सामर्थ्य के अनुरूप आवास और नगर पालिका द्वारा अवधारित अन्य सेवाओं पर डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष उपगत पूंजी और राजस्व खाते पर व्यय, ठीक है। कोई मान लीजिए कोई पैसा आया है या कोई पैसा खर्च किया गया है, किंतु इनमें ऐसे वेतन या मजदूरी, ठीक है, अब ये जो आई ये सारे, पर इसके लिए अगर कोई वेतन या मजदूरी अपन ने पे करी है जो गरीबों के लिए आधारभूत सेवाएं देने के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली उपगत नहीं हुई हो, तो उसके सहित ही स्थापन व्यय सम्मिलित नहीं होगा, तो उन अदर एक्सपेंसेस को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ कह रहा है, तो इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए अध्याय 6 लेखा, और अध्याय 6 नहीं अध्याय 7 पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर से, क्योंकि ये वाला कोर्स में नहीं है अध्याय 6, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 7 के साथ में, तो तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए, बाय। आप क्वेश्चन के आंसर देते नहीं है, इसलिए आज मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है। अगर आप पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे तो मैं आपके लिए MCQ ही ले आऊँगा, ठीक है। MCQ बहुत डिटेल में आएंगे। अगर आप चाहते हैं 500 MCQ आपसे रेगुलर पूछे जाएँ, पर डे 20 MCQ पूछे जाएँ बिफोर एग्जाम, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए पर डे 20 MCQ नगर पालिका एक्ट से रिलेटेड और साथ में जो पॉलिटी का सेक्शन है उससे रिलेटेड, और अगर चाहते हैं कि आप पूरे ही पेपर चलता रहे साथ में, तो पूरा ही पेपर लाया जा सकता है, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके लिए रेडी हैं या नहीं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, तो हम इन चीज़ों के लिए फिर आपके लिए डेडिकेटेड हो जाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, आप सब लोग खुश रहिए और इस चैप्टर का एंजॉय करते रहिए। यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं बताऊँगा कि देखो मैंने ये चीज़ यहाँ बताई थी, और उसके बाद आपको ये देखने को मिला है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, आप सब लोग खुश रहिए।